क्या बिना किसी बड़ी कॉलेज डिग्री और बिना किसी तथाकथित स्मार्ट वर्क के कोई इंसान 15,000 करोड़ का साम्राज्य खड़ा कर सकता है? सोचने वाली बात है। या मैं ये कहूँ कि क्या कोई बॉस अपने कर्मचारियों को बोनस में 500 कारें और 400 से ज्यादा फ्लैट्स सिर्फ खुशी खुशी बांट सकता है? हाँ, ये तो बिल्कुल किसी पीआर स्टंट जैसा लगता है। सच कहूँ तो जब मैंने पहली बार ये सब पढ़ा था ना, तो मुझे भी यही लगा था। मतलब कॉर्पोरेट दुनिया में ऐसा कहाँ होता है? बिल्कुल। और आपका ये सोचना बहुत ही स्वाभाविक है। जब हम वेल्थ क्रिएशन या बिजनेस में एक बड़े स्तर की सफलता की बात करते हैं ना, तो हमारा जो पारंपरिक माइंडसेट है वो बहुत ही सीमित होता है। हमें अक्सर यही सिखाया जाता है कि सफलता के लिए या तो आपको बहुत ही निर्मम होना पड़ेगा, चालाकी दिखानी होगी, हाँ, या फिर आपके पास पहले से बहुत सारा पुश्तैनी पैसा होना चाहिए। एकदम सही। लेकिन आज के इस गहरे विश्लेषण में हम एक ऐसे विलेज बॉय टू बिलियनियर की कहानी को डिकोड करने वाले हैं जिसने बिजनेस मैनेजमेंट के सारे स्थापित नियमों को पूरी तरह से पलट कर रख दिया है। और आज की इस चर्चा का हमारा कोर मिशन भी यही है कि हम उस माइंडसेट की परतों को उधेड़ें। मैं शुरुआत में ही साफ कर दूं कि मुझे इन फील गुड कहानियों पर हमेशा थोड़ा संदेह होता है। हाँ, वो तो लाजमी है। सफलता अक्सर किस्मत या सही समय पर सही जगह होने का नतीजा भी तो हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है। लेकिन आज हम इसे तथ्यों और केस स्टडीज के जरिए समझेंगे। और जो लोग इस चर्चा को सुन रहे हैं उनके लिए मैं एक छोटा सा हिंट दे दूं। आगे चलकर हम जानेंगे कि कैसे सिर्फ कर्मचारियों को दोपहर का मुफ्त खाना खिलाने के एक छोटे से फैसले ने, हाँ, वो वाकया तो बहुत ही दिलचस्प है। उसी फैसले ने इस कंपनी में हीरों के करोड़ों की चोरी को हमेशा के लिए रोक दिया। ये सुनने में किसी जादू जैसा लगता है। वो वाकया वाकई में बिजनेस मैनेजमेंट का एक मास्टर क्लास है। लेकिन अगर हमें इस साम्राज्य की नींव को समझना है तो शुरुआत बिल्कुल शून्य से करनी होगी। तो कहाँ से शुरू होती है ये कहानी? ये बात है 1977 की, जब सावजी ढोलकिया ने एक डायमंड पॉलिशर के तौर पर शुरुआत की थी। और आपको पता है उनकी पहली सैलरी क्या थी? कितनी थी? मात्र 179 रुपए प्रति माह। 179 रुपए? जी हाँ। और आज 15,000 करोड़ का टर्नओवर। ये जंप इतना बड़ा है कि इस पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल होता है। हाँ, लेकिन इस छलांग के पीछे की वजह बहुत दिलचस्प है। उनके ठीक बगल में काम करने वाला एक सीनियर कारीगर उस वक्त 1500 रुपए कमाता था। अच्छा। और यहीं से उन्हें ये प्रेरणा मिली कि अगर एक इंसान अपने 2 हाथों से इतना कमा सकता है तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ मुझे एक चीज पर बहुत कड़ा एतराज है। मैंने जो नोट्स पढ़े उसमें एक जगह बताया गया है कि उन्होंने द सीक्रेट फिल्म 17 बार देखी और लॉ ऑफ अट्रैक्शन या विजुअलाइजेशन के जरिए सब कुछ हासिल किया। अब सच बताइए, क्या ये सब थोड़ा ख्याली पुलाव नहीं लगता? मुझे पता था आप इस पॉइंट पर सवाल उठाएंगी। मतलब एक कमरे में बैठकर सोचने और यूनिवर्स से मांगने भर से थोड़ी ना कोई रातों रात अरबपति बन जाता है। बाहर से देखने पर ये किसी टॉक्सिक पॉजिटिविटी जैसा ही लगता है, लेकिन इसे सिर्फ ख्याली पुलाव समझना एक बहुत बड़ी भूल होगी। वो कैसे? विजुअलाइजेशन कोई जादुई छड़ी नहीं है। साइकोलॉजी और न्यूरोसाइंस के एक्सपर्ट्स मानते हैं कि विजुअलाइजेशन दरअसल आपके अनकॉन्शियस माइंड को डेटा देने का एक तरीका है। अच्छा, मतलब दिमाग की प्रोग्रामिंग। बिल्कुल। जब आप एक ही लक्ष्य को बार बार देखते हैं तो आपका दिमाग अपने आसपास के वातावरण में उन अवसरों को फिल्टर करना शुरू कर देता है जो पहले भी मौजूद थे, लेकिन आप उन्हें देख नहीं पा रहे थे। ओके, तो आप कह रहे हैं कि ये यूनिवर्स का कोई जादू नहीं बल्कि रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम का खेल है जहां दिमाग गोल से जुड़ी चीजों पर फोकस करता है। एकदम सही शब्द इस्तेमाल किया आपने। लेकिन क्या इसका कोई ठोस प्रमाण है इस कहानी में? बिल्कुल है। साल 2002 की बात है। उस वक्त कंपनी कोई 15,000 करोड़ की नहीं थी, लेकिन सावजी ने 2002 में ही एक कागज पर लिख लिया था कि कंपनी का टर्नओवर 100 करोड़ से 15,000 करोड़ तक कैसे पहुंचेगा। मतलब उन्होंने हवा में तीर नहीं मारा था? बिल्कुल नहीं। उन्होंने बाकायदा 5-5 साल के अंतराल का एक रोड मैप तैयार किया था। 2007, 2012 और 2027 तक दुनिया में नंबर 1 बनने का लक्ष्य। उन्होंने इसे एक विजन बोर्ड की तरह अपने सामने रखा। ये सिर्फ सपना देखना नहीं था, ये एक स्पष्ट विजन था जिसे वो हर दिन जीते थे। चलिए, मैं इस रोड मैप वाली बात से सहमत हो सकती हूँ क्योंकि इसमें एक स्ट्रक्चर है। लेकिन उनके वो 5 सफलता के सूत्र, हाँ, उनके मूल मंत्र जो वो रोज सुबह खुद से बोलते हैं, आई एम द बेस्ट, आई कैन डू इट, गॉड इज ऑलवेज विथ मी, आई एम द विनर और टुडे इज माई न्यू डे। जी। अब जरा प्रैक्टिकली सोचिए, क्या रोज सुबह उठकर खुद को शीशे के सामने मैं सर्वश्रेष्ठ हूं बोलना थोड़ा ईगो,
थोड़ा अहंकार से भरा हुआ नहीं लगता? अगर मैं इसे संकीर्ण नजरिए से देखें तो शायद ये अहंकार लगे, लेकिन अगर बड़े चित्र से जोड़ें तो ये अहंकार बिल्कुल नहीं है। कैसे? अहंकार तब होता है जब आप दूसरों को नीचा दिखाते हैं और मानते हैं कि सिर्फ मैं ही अच्छा हूं। यहाँ बेस्ट होने का मतलब दूसरों से प्रतियोगिता नहीं है। तो फिर क्या मतलब है इसका? उनके फलसफे के हिसाब से इसका मतलब है कि मैं एक अच्छे नागरिक के रूप में बेस्ट हूँ, एक बेटे के रूप में बेस्ट हूँ, एक पिता के रूप में बेस्ट हूँ। ये खुद के आत्मविश्वास का चरम है। तो ये एक तरह का सेल्फ एफर्मेशन है जो आपको रोजमर्रा की चुनौतियों से लड़ने के लिए तैयार करता है। बिल्कुल। और जरा टुडे इज माय न्यू डे वाले मंत्र पर गौर कीजिए। हाँ, आज मेरा नया दिन है। जब कोई बिजनेसमैन हर दिन पूरी ऊर्जा के साथ ये बोलता है तो वो अपने दिमाग से पिछली सारी विफलताओं और पछतावे को मिटा देता है। बिजनेस में जहां हर दिन करोड़ों का दांव लगा हो, वहां ये मानसिक ढाल बहुत जरूरी होती है। ये नजरिया वाकई बहुत अलग है। रोज की नकारात्मकता को दूर करने के लिए ये एक बहुत पावरफुल टूल है। जी। अब इस चर्चा को उस दिशा में ले चलते हैं जहां मेरा स्केप्टिसिज्म सबसे ज्यादा है। मैंने एक आंकड़ा पढ़ा जिसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। कौन सा आंकड़ा? भारत के कुल 191 अरबपतियों में से 108 अकेले गुजरात से हैं और देश का लगभग 30% एक्सपोर्ट गुजरात से ही होता है। आखिर ऐसा क्या है इस गुजराती माइंडसेट में? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। क्या ये कोई सीक्रेट सोसाइटी है? नहीं, कोई सीक्रेट सोसाइटी नहीं है। इस केस स्टडी में सावजी ने खुद इसका बहुत ही काउंटर इंट्यूटिव जवाब दिया है। क्या जवाब दिया? हम आज कॉर्पोरेट कल्चर में हर जगह स्मार्ट वर्क और शॉर्टकट की बातें सुनते हैं, लेकिन उनका सीधा सा कहना है कि स्मार्ट वर्क तो पैसे देकर भाड़े पर भी मिल जाता है। वाओ, स्मार्ट वर्क भाड़े पर मिल जाता है। ये स्टेटमेंट तो उन सारी मैनेजमेंट किताबों के मुंह पर तमाचा है जो हम पढ़ते हैं। बिल्कुल। उनके अनुसार सफलता का असली राज हार्ड वर्क और देने की भावना पर टिका है। भावना। हाँ, इस कम्युनिटी में ये सोच बहुत गहरी है कि व्यापार सिर्फ अपना बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि अपने आसपास के लोगों को साथ लेकर चलने के लिए है। अगर आप सिर्फ लैपटॉप पर एक्सेल शीट्स बनाएंगे लेकिन जमीन पर उतरकर मेहनत नहीं करेंगे या कर्मचारियों के लिए एम्पैथी नहीं होगी, तो आप कंपनी तो बना लेंगे पर साम्राज्य नहीं। और यहीं पर मुझे वो कहानी याद आ रही है जिसका मैंने शुरुआत में जिक्र किया था, दोपहर के खाने का नियम। हाँ, वो बहुत ही क्लासिक केस स्टडी है। चूंकि मैं थोड़ा स्केप्टिकल रहती हूँ, जब मैंने पढ़ा कि उन्होंने 3000 कर्मचारियों के लिए मुफ्त दोपहर का खाना शुरू किया, तो मेरा पहला विचार यही था कि ये कोई परोपकार नहीं है। तो आपको क्या लगा? मुझे लगा ये कर्मचारियों को डेस्क से उठकर बाहर जाने से रोकने और उनका समय बचाने की एक कैलकुलेटेड तकनीक होगी। और आप कुछ हद तक सही भी थी। शुरुआती लॉजिक वही था। कंपनी का मार्जिन बहुत कम था। एक हीरे को पॉलिश करने पर सिर्फ 2 या 3 रुपए का प्रॉफिट बचता था। हाँ। कर्मचारी दोपहर को घर खाना खाने जाते थे। चिलचिलाती धूप में साइकिल से जाने आने में उनकी ऊर्जा खत्म होती थी और वापस आने पर काम की स्पीड गिर जाती थी। तो खाना कंपनी में खिलाने से समय बचा। बिल्कुल। रोजाना हर कर्मचारी का 1 घंटे का समय बचा, जिससे कंपनी की प्रोडक्टिविटी सीधा 10% बढ़ गई। देखिए, मैंने कहा था ना, ये प्योर फाइनेंशियल कैलकुलेशन था। लेकिन यहां से कहानी जो मोड़ लेती है वो किसी सीएफओ ने नहीं सोचा था। क्या हुआ? इसका सबसे बड़ा और अप्रत्याशित प्रभाव ये हुआ कि कंपनी में हीरों की चोरी पूरी तरह से 100% बंद हो गई। रुकिए, ये कैसे संभव है? खाने की प्लेट का और हीरे की चोरी का आपस में क्या लेना देना है? यही तो समझना है। हीरे का बिजनेस तो ट्रस्ट डेफिसिट पर चलता है। इतने छोटे हीरे कोई भी आसानी से जेब में डाल सकता है। यही एम्पैथी का असली आरओआई है। जब आप सीसीटीवी कैमरे लगाते हैं तो आप डर इंस्टॉल करते हैं, लेकिन जब आप किसी को परिवार की तरह खाना खिलाते हैं तो आप लॉयल्टी इंस्टॉल करते हैं। तो कर्मचारियों की सोच बदल गई? बिल्कुल। जब उन्होंने देखा कि सेठ उनके स्वास्थ्य की परवाह कर रहा है, तो उनकी आपस में चर्चा होने लगी कि अगर हम ईमानदारी दिखाएं तो सेठ का ये खाने का खर्चा आराम से निकल जाएगा। क्या बात है! जो मानसिकता बदलने में बड़ी कंपनियों को सालों लग जाते हैं, वो सिर्फ एक समय के गर्म खाने से बदल गई। कर्मचारियों के लिए वर्कप्लेस सिर्फ फैक्ट्री नहीं बल्कि एक मंदिर बन गया। ये तो रोंगटे खड़े कर देने वाला वाकया है। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल की कोई किताब ये नहीं सिखा सकती कि मुफ्त दाल रोटी से करोड़ों की चोरी रुक सकती है। एकदम सही कहा आपने। लेकिन अब आते हैं उस मुद्दे पर जिस पर मुझे आज भी सबसे ज्यादा संदेह है और जिसे मैं इतनी आसानी से नहीं मानने वाली। मुझे अंदाजा है आप किस बारे में बात करने वाली हैं। हाँ, वो 4000 से ज्यादा गिफ्ट्स, 1260 कारें, 400 फ्लैट्स। हर दिवाली पर मीडिया में ये खबर चमकती है। जी। पर सच कहूं तो मुझे ये आज भी एक बहुत बड़ा पब्लिसिटी स्टंट लगता है।
कोई भी समझदार बिजनेसमैन इतना पैसा इस तरह क्यों लुटाएगा? ये तो फाइनेंशियल सुसाइड है। आपका ये संदेह लॉजिकल है, लेकिन अगर हम 1995 की एक छोटी सी घटना पर नजर डालें तो तस्वीर साफ हो जाती है। क्या हुआ था 1995 में? 1995 में कंपनी ने अपने 3 सबसे बेहतरीन कर्मचारियों को मारुति 800 कार गिफ्ट की थी। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि उस समय खुद सावजी के पास एक पुरानी फिएट कार थी। वेट व्हाट? बॉस के पास पुरानी फिएट थी और उसने कर्मचारियों को बिल्कुल नई मारुति 800 गिफ्ट की? बिल्कुल। जो उस समय एक बहुत बड़ा स्टेटस सिंबल मानी जाती थी। हाँ, और जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें बुरा नहीं लगा तो उनका जवाब था कि लेने की खुशी से कहीं ज्यादा बड़ी और स्थायी खुशी देने की होती है। जिन 3 लोगों को उन्होंने वो कार दी थी, वे आज 30 साल बाद भी कंपनी में पार्टनर के रूप में उनके साथ खड़े हैं। ओके, 1995 में 3 कारें देना एक इमोशनल जेस्चर हो सकता है, लेकिन आज हजारों कारें और फ्लैट्स, क्या ये टैलेंट को रिटेन करने के लिए अपनी एक लॉयल आर्मी तैयार करने जैसा नहीं है? ये बहुत ही सटीक एनालॉजी है। ये वाकई एक आर्मी तैयार करने जैसा है। ये कंपनी कर्मचारियों के माता पिता और सास ससुर तक को तीर्थ यात्रा पर ले जाती है, बच्चों की स्कूल फीस देती है। तो जब परिवार ये सब देखता है तो क्या वो कभी उस कर्मचारी को वो कंपनी छोड़ने देंगे? बिल्कुल नहीं। परिवार खुद बोलेगा कि तुम चाहे कुछ भी हो जाए, इस कंपनी को नहीं छोड़ोगे। यही बात है, वो कर्मचारी एक सिपाही की तरह अपनी जान लगा देता है। लेकिन फिर भी मुफ्त की चीज की कदर कम ही होती है। क्या लोगों में एक एंटाइटलमेंट की भावना नहीं आ जाती कि हमें तो मिलेगा ही? यहीं पर उनके सिस्टम की असली जीनियस काम आती है। ये कोई लॉटरी सिस्टम नहीं है। कार या फ्लैट पाने का एक बहुत ही सख्त नियम है। वो नियम क्या है? कार सिर्फ उसी कर्मचारी को मिलेगी जिसके पास अपना खुद का घर हो। अच्छा, तो अगर आप टॉप परफॉर्मर हैं लेकिन किराए के मकान में रहते हैं तो कार नहीं मिलेगी? बिल्कुल नहीं। अगर आपके पास घर नहीं है तो वो बोनस का पैसा आपको कार के लिए नहीं बल्कि पहले अपना घर खरीदने के लिए डाउन पेमेंट के तौर पर दिया जाएगा। ओ, ये तो बहुत ही शानदार है। वो नहीं चाहते कि उनका कर्मचारी एक चमचमाती कार में आकर किराए के मकान के बाहर पार्क करे। घर है तभी कार मिलेगी। और अगर घर और कार दोनों हो तो? अब पत्नी के लिए गहने या अब फिक्स डिपॉजिट का नियम है ताकि बुढ़ापा सुरक्षित रहे। तो ये सुसाइड नहीं, वेल्थ क्रिएशन का एक स्ट्रक्चर्ड इकोसिस्टम है। मैं पूरी तरह से मान गई। ये सिर्फ पीआर स्टंट नहीं है। जी। अब चलिए इस साम्राज्य के भविष्य की बात करते हैं। हमने अक्सर देखा है कि ज्यादातर अरबपतियों के बच्चे विदेश से पढ़ाई करते हैं और सीधे सीईओ की कुर्सी पर बैठ जाते हैं। लेकिन इस परिवार का नियम बिल्कुल अलग और बहुत कठोर है। मैंने जो केस स्टडी पढ़ी उसमें सावजी के बेटे हित की एक बहुत ही भावनात्मक कहानी है। हाँ, मैंने भी रिसर्च में वो हिस्सा पढ़ा था। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि कोई पिता ऐसा कैसे कर सकता है। हित, जो न्यूयॉर्क से पढ़ाई करके लौटा था, उसे 1 महीने के लिए घर से दूर सिक्किम भेज दिया गया। हाँ। और नियम बहुत साफ थे। बिना पैसे, बिना फोन और बिना असली पहचान के जाना था। सिक्किम, जहाँ शायद ही कोई गुजराती मिलता हो और ऊपर से शुद्ध शाकाहारी खाना ढूंढना भी मुश्किल। हाँ। और बिना पैसों के वो जिंदा कैसे रहा? यही तो ट्रेनिंग थी। ये ईगो को तोड़ने का तरीका था। उसे छोटे मोटे ढाबों में काम मांगना पड़ा, बर्तन धोने पड़े। बाप रे। लेकिन सबसे बड़ा इमोशनल पीक तब आया जब एक रात गंगटोक में बारिश हो रही थी। वो भूखा था और एक मैकडॉनल्ड्स में गया। फिर क्या हुआ? चूंकि उसके पास फर्जी आईडी थी तो मैकडॉनल्ड्स के स्टाफ को उस पर शक हो गया। उन्हें लगा कि ये कोई आतंकवादी है। सीरियसली? एक अरबपति का बेटा, उसे आतंकवादी समझ लिया गया? हाँ, पुलिस बुला ली गई। पुलिस ने उसे एक थप्पड़ भी मारा। वो लड़का जिसने जिंदगी में कभी ऊंची आवाज नहीं सुनी थी, उसे पुलिस स्टेशन में थप्पड़ खाना पड़ा। ये तो बहुत डरावना है। रात के 1 बजे उसने रोते हुए अपने पिता को फोन किया। अब यहाँ तो कोई भी पिता घबरा जाएगा। शायद कोई प्राइवेट प्लेन भेज दे बच्चे को निकालने के लिए। लेकिन सावजी ने फोन पर सिर्फ इतना कहा, बेटा, अब तक जो बुरा से बुरा होना था वो हो गया। अब यहां से जो होगा वो सिर्फ अच्छा होगा। और उन्होंने फोन रख दिया। ये तो पत्थर दिलोने जैसा है। सुनने में कठोर है, लेकिन इसका नतीजा देखिए। हित ने हार नहीं मानी। उसने 1 महीने में 4 नौकरियां की और जब वो घर लौटा तो 9,000 रुपए खर्च करने के बाद भी 18,000 रुपए बचा कर लाया। 18,000 की सेविंग बिना किसी पहचान के, बर्तन धोकर। ये विश्वसनीय है? इस 1 महीने की ट्रेनिंग ने उसे वो सिखा दिया जो हार्वर्ड नहीं सिखा सकता। उसे पैसे की असली कीमत समझ आ गई। क्या जबरदस्त कहानी है। विरासत सिर्फ बैंक अकाउंट से नहीं, संघर्ष ट्रांसफर करने से बनती है। बिल्कुल। आज के इस गहरे विश्लेषण से हमने जो सीखा है, अगर हम उसे एक व्यावहारिक ढांचे में बदलना चाहें
उन सभी के लिए जो ये चर्चा सुन रहे हैं, तो वो क्या होगा? बहुत ही साफ बातें सामने आती हैं। सबसे पहली बात, निराशा इंसान है तो आएगी ही, लेकिन उनका नियम है कि इस निराशा को 2 से 3 मिनट से ज्यादा टिकने ना दें। यानी निराशा अफोर्ड नहीं कर सकते। जी, और हर दिन की शुरुआत टुडे इज माई न्यू डे के साथ करें। कल के नुकसान का बोझ आज मत उठाइए। और एक्शन लेने के बारे में? डर कर बैठे रहने से बेहतर है कुछ करके फेल हो जाना। डिसीजन पैरालिसिस से बाहर निकलिए, निर्णय लीजिए। और तीसरी बात वही एम्पैथी वाली? हाँ, दूसरों को साथ लेकर चलिए, सिर्फ अपना बैंक बैलेंस मत देखिए। जब आप अपनी टीम का ध्यान रखेंगे तो वे आपके साम्राज्य का ध्यान रखेंगे। तो आज की ये चर्चा सिर्फ पैसे कमाने के बारे में नहीं थी, ये एक पूरा जीवन दर्शन है। बिल्कुल सही कहा। इस पूरे चर्चा को समेटते हुए मैं एक ऐसा विचार छोड़ना चाहती हूँ जो हम सबको खुद के अंदर झांकने पर मजबूर कर दे। वो क्या है? हमने सुन तो लिया कि शून्य से साम्राज्य कैसे बनता है, लेकिन जरा सोचिए, अगर कल सुबह किसी इंसान को उसकी सारी संपत्ति, उसके सारे कॉन्टैक्ट्स और उसकी पहचान से दूर किसी बिल्कुल अनजान शहर में छोड़ दिया जाए, जहां उसे कोई नहीं जानता और जेब में 1 रुपए भी ना हो। ये एक डरावनी कल्पना है। तो क्या एक आम इंसान के अंदर वो दृढ़ता, वो साहस और वो आई कैन डू इट वाला माइंडसेट होता है कि वो शून्य से फिर से अपना पूरा का पूरा साम्राज्य खड़ा कर सके? बहुत गहरा सवाल है ये। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको खुद से जरूर पूछना चाहिए।